क्या भारत का अगला फाइटर पायलट इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है? क्या ब्रह्मोस एनजी को दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल बनाने के लिए उसमें नए सीक्रेट अपग्रेड किए जा रहे हैं? और आखिर नेत्र अवेक्स को एफओसी मिलने में पूरे 9 साल क्यों लग गए हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस मार्क 2 फाइटर प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, भारत के इंडिजिनस तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर अभी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अभी नए प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तेजस मार्क 2 अभी अपने डेवलपमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में एंटर कर चुका है। डीआरडीओ अभी इसके पहले प्रोटोटाइप को फाइनल असेंबली से लेकर इंजन ग्राउंड रन, टैक्सी ट्रायल्स और मेडन फ्लाइट ट्रायल के लिए तैयार कर रहा है। सबसे पहले फेज में एयरक्राफ्ट के सेंटर फ्यूजलाज को बाकी स्ट्रक्चरल सेक्शन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा रिले पैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स और एयरक्राफ्ट की पाइपिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन भी किया जाने वाला है। ये पूरा प्रोसेस फाइटर्स के मेजर सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। इसके बाद दूसरे फेज में एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फ्लाइट टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, वायरिंग, लैंडिंग गियर्स, कंट्रोल सरफेसेस, ऑनबोर्ड सेंसर्स और इंजन के इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही फ्यूल और हाइड्रोलिक सिस्टम के लीक को भी चेक किया जाएगा ताकि किसी भी टेक्निकल स्नैक को फ्लाइट से पहले दूर किया जा सकेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसका फाइनल टेस्टिंग फेज, क्योंकि इस स्टेज में एयरक्राफ्ट का वायरिंग असेंबली कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद इंजन ग्राउंड रन को कंडक्ट किया जाएगा। इस टेस्ट के दौरान एयरक्राफ्ट रनवे पर स्टेशनरी रहेगा, लेकिन इंजन को फुल ऑपरेटिंग कंडीशन में चलाया जाएगा। इस प्रोसेस में प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, हाइड्रोलिक्स, फ्यूल सिस्टम्स और एवियोनिक्स की परफॉर्मेंस को वेरीफाई किया जाएगा। अगर इंजन ग्राउंड रन सफल हो जाता है तो उसके बाद तेजस मार्क 2 से लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल को स्टार्ट किया जाएगा। इन ट्रायल्स में ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, लैंडिंग गियर बिहेवियर, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और रनवे हैंडलिंग को इवैल्यूएट किया जाएगा। इन सभी टेस्ट के सफल होने के बाद ये एयरक्राफ्ट को मेडन फ्लाइट के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा, जिसके बाद इसकी पहली फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट भारत के नेत्र अवेक्स प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों, भारत के इंडिजिनस नेत्र अवेक्स प्रोग्राम ने अभी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। 25 जून 2026 को डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नेत्र अवेक्स को ऑफिशियली फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी एफओसी दे दिया गया है। ये अपडेट इसलिए भी खास है क्योंकि नेत्र को इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी आईओसी 2017 में ही मिल गया था, लेकिन फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस हासिल करने में इसको लगभग 9 साल का समय लग चुका है। लेकिन दोस्तों, इस डिले के पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी मौजूद रहा है। नॉर्मली किसी भी एयरक्राफ्ट को लैबोरेटरी टेस्टिंग और लॉन्ग इवोल्यूशन प्रोसेस के बाद फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया जाता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने नेत्र को पहले ही ऑपरेशनल सर्विस में डिप्लॉय कर दिया था। मतलब इसको एफओसी मिलने से पहले ही सर्विस में शामिल कर दिया गया था और उसके बाद एयरक्राफ्ट को रियल मिशन में इस्तेमाल करते हुए उसकी परफॉर्मेंस को उसी हिसाब से लगातार टाइम टू टाइम अपग्रेड किया गया था। इस वजह से नेत्र ने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जैसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में अपना एक्टिव रोल को निभाया था। इस दौरान ये एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स को कमांड एंड कंट्रोल सपोर्ट प्रोवाइड करता रहा और एनिमी एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के ऊपर नजर रखता रहा, जिसके बाद रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही इसके सिस्टम्स को अभी इंप्रूव किया गया है। एफओसी हासिल करने के लिए डीआरडीओ के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स यानी कैब्स की तरफ से नेत्र के इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम को कम्प्लीटली रिप्लेस किया गया है। साथ ही एएसआर रडार में भी कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए गए हैं, जिसे लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स और लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले ड्रोन को भी अभी डिटेक्ट करना संभव होने वाला है। इसके अलावा पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी हटाकर उसमें इंडिजिनस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर नेत्र मार्क 1 अभी ऑफिशियल एक फुली मैच्योर और बैटल प्रूवन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम बन चुका है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अभी भारत नेत्र मार्क 1 और नेत्र मार्क 2 को डेवलप करने वाला है, लेकिन उनको एफओसी मिलने में उतना डिले नहीं होने वाला, क्योंकि नेत्र मार्क 1 भारत का पहला इंडिजिनस अवेक्स प्रोग्राम था और इसको एफओसी लेवल तक पुश करने के लिए पिछले 9 सालों में लगातार इसको अपग्रेड किया जा रहा था और हमारी टेक्नोलॉजी को मैच्योर किया गया है, जिस वजह से अभी इसके एफओसी मिलने में हमें काफ़ी समय लगा है। लेकिन अभी फ्यूचर में हमारे पास एक बेसिक टेक्नोलॉजी बेस मौजूद होने वाला, जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रास्ता को आसान करने वाला है।
अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर्स और उत्तम एसा रडार की इंटीग्रेशन को लेकर है। दोस्तों, अगर पहली नज़र में देखा जाए तो किसी को भी लग सकता है कि मिराज 2000 फाइटर जेट्स के लिए नया रडार लगाना पैसों की बर्बादी होने वाली है, क्योंकि आने वाले 10 से 12 सालों के अंदर ही इनको धीरे धीरे तेजस मार्क 2 से रिप्लेस किया जाने वाला है। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये अपग्रेड इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी डिसीजन बन सकता है। सबसे पहले खास बात यह कि मिलिट्री एविएशन में 10 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। इतने समय के अंदर एयरक्राफ्ट हजारों सॉर्टीज, कॉम्बैट एक्सरसाइज और अगर ज़रूरत पड़ी तो रियल कॉम्बैट मिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे में उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को मैक्सिमम लेवल तक इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी होने वाला, क्योंकि कब हमें कॉम्बैट में जाना पड़ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। मिराज 2000 अभी भी इंडियन एयरफोर्स के सबसे रिलायबल फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। कारगिल वॉर से लेकर कई इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में इसने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया है, लेकिन अभी इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका पुराना मैकेनिकली स्कैन रडार बन चुका है, जो कि मॉडर्न बीवीआर फाइट के लिए काफ़ी आउटडेटेड बन चुका है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ ही सिटिंग डक होने वाला है। अगर इसमें अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया उत्तम एसा रडार को इंटीग्रेट किया जाता है तो एयरक्राफ्ट की डिटेक्शन रेंज, टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कैपेबिलिटी मॉडर्न स्टैंडर्ड तक इंप्रूव होने वाला है, जो कि वर्तमान के 4.5 जनरेशन फाइटर के साथ भी हेड ऑन एंगेज होने की कैपेबिलिटी दे सकता है। साथ ही ऐसा होने पर मिराज 2000 अस्त्र सीरीज की मिसाइल को भी फायर कर सकता है, जिससे इसकी लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफी हद तक बूस्ट हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि उत्तम रडार लगाने से फॉरेन ओईएम पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अलावा उत्तम रडार को एक फॉरेन डिजाइन फाइटर पर सक्सेसफुल इंटीग्रेट करना फ्यूचर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को ओपन कर सकता है। लेकिन मिराज 2000 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज तक भी इस एयरक्राफ्ट में भारत अपने हिसाब से अपग्रेड नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक फ्रांस की तरफ से इसका सोर्स कोड एक्सेस भारत को नहीं दिया गया, जिस वजह से आज भी भारत अपने हिसाब से इनमें कोई वेपन को इंटीग्रेट नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर जब तक तेजस मार्क 2 और एमका जैसे एयरक्राफ्ट सफिशिएंट नंबर में हमारे सर्विस में शामिल नहीं हो जाते हैं, तब तक मिराज 2000 का कॉम्बैट रेडी रहना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, जिस वजह से अगर इसको उत्तम एसा रडार के साथ अभी अपग्रेड किया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के पहले प्राइवेट एआई पायलटेड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों, बेंगलुरु बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस यानी FWD की तरफ से भारत के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है। कंपनी की तरफ से सुप्रीम नाम का एआई पायलटेड एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की बात की गई है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारत उन गिने चुने देशों के अंदर शामिल हो जाएगा जो ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। सबसे खास बात यह कि ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं होने वाला है। कन्वेंशनल यूसीएवी जहां ग्राउंड ऑपरेटर के कंट्रोल में ऑपरेट करते हैं, वहीं फ्लाइंग वेज डिफेंस का सुप्रीम ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद डिसीजन लेकर मिशन एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है। इसमें एडवांस सेंसर फ्यूजन, ऑटोनोमस मिशन प्लानिंग, एआई बेस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस और मशीन स्पीड डिसीजन मेकिंग जैसे मॉडर्न फीचर इंटीग्रेट करने की बात कंपनी की तरफ से किया गया है। फ्लाइंग वेज के फाउंडर सुहास ने इस कॉन्सेप्ट को मॉबिंग डॉक्ट्रिन का नाम दिया है। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से एक बहुत महंगा मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भेजने के बजाय कई एआई पायलटेड फाइटर एयरक्राफ्ट को एक साथ स्वाम के रूप में अटैक करने के लिए भेजा जा सकता है। अगर कॉम्बैट के दौरान कुछ एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं तब भी बाकी एयरक्राफ्ट मिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और एनिमी एयर डिफेंस को ओवरपावर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का पहला टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फ्लाइंग वेज एंड डिफेंस का सुप्रीम लाइट होने वाला है। ये 250 kg क्लास का एयरक्राफ्ट होने वाला है और कंपनी का कहना है कि इसका मेडन फ्लाइट 2026 के अंदर ही कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद एक बड़ा एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाने वाला है जो कि लगभग 1 टन क्लास का ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसका नाम सुप्रीम हेवी होने की बात की गई है। यह भी वेरिएंट ISR मिशन, प्रिसीजन स्ट्राइक, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट मिशन और फ्यूचर एयर डोमिनेंस मिशन परफॉर्म कर सकता है। इनिशियल वर्जन की मैक्सिमम स्पीड मार्क 0.9 तक होने की बात किया गया है, जबकि फ्यूचर वेरिएंट मार्क 2 तक की स्पीड और स्टेल्थ फीचर्स के साथ आने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के ब्रह्मोस NG मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों, भारत की नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस NG के फ्लाइट ट्रायल अभी थोड़े और डिले होने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे कोई टेक्निकल फेल्यूर नहीं या इशू नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिए गए कुछ नए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होने वाली है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अलेक्जेंडर मार्क्चिसेव ने बात बताया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिसाइल के लिए पहले से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट को रखा गया है। इस वजह से मिसाइल के डिज़ाइन में कुछ बड़े मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं।
उनके मुताबिक इन अपग्रेड्स को कंप्लीट करने में लगभग 1 साल का समय लगने वाला है और उसके बाद इसकी फ्लाइट टेस्ट को स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों अभी ऑफिशियली नहीं बताया जा रहा कि नए रिक्वायरमेंट क्या होने वाले, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि ब्रह्मोस एनजी टर्मिनल फेज में भी हाई स्पीड एस टर्न्स और एग्रेसिव इवेसिव मैन्यूवर को परफॉर्म कर सके। मतलब मार्क 3.5 की आसपास की स्पीड को मेंटेन करते हुए मिसाइल अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता रहे। इस कैपेबिलिटी की वजह से एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी डिमांड इंडिजिनस एएसआर सीकर को लेकर बताई जा रही है। कन्वेंशनल सीकर के मुकाबले एएसआर सीकर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और टारगेट को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और ट्रैक कर सकते हैं। फ्यूचर बैटलफील्ड में जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का रोल सबसे बड़ा होने वाला है, वहां ये कैपेबिलिटी ब्रह्मोस एनजी को और भी खतरनाक बना सकता है। कुल मिलाकर अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मांगी गई ये कैपेबिलिटी सक्सेसफुली ब्रह्मोस एनजी में इंटीग्रेट हो जाता है तो ब्रह्मोस एनजी अभी सिर्फ एक फास्ट मिसाइल नहीं होने वाला है, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस और सर्वाइवेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।